हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM क्या वास्तव में बीजेपी की बी टीम है या फिर इस पर ये सिर्फ इल्ज़ाम लगाया जाता है। हम ये जानते हैं कि ओवैसी आजकल भारत के अलग अलग राज्यों में जाकर इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं और ओवैसी की पार्टी पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये मुसलमानों के वोट काट कर बीजेपी को जीतने में मदद करते हैं। क्या इस दावे में वाकई में हकीकत है? AIMIM के पिछले कई चुनाव को देखते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि क्या ओवैसी वास्तव में बीजेपी को जीतने में मदद करते हैं या फिर ये सिर्फ एक टेक है। आइए जानते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, ओवैसी की पार्टी ने बिहार में भी तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी है। बिहार में सबसे बड़े दो गठबंधन, एक महागठबंधन है जो तेजस्वी यादव चला रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी, RJD और कई कम्युनिस्ट पार्टियां शामिल हैं। तो वहीं बीजेपी नीति गठबंधन NDA में नीतीश कुमार की JDU और BJP LJP जैसी कई छोटी पार्टियां शामिल हैं। वहीं ओवैसी ने सीमांचल जैसे इलाके में अपना कैंपेन शुरू कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी जोर शोर से बिहार में चुनाव प्रचार के लिए शुरू हो गए हैं और अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी करने पर विचार कर रहे हैं। भारत के कई राज्यों में AIMIM ने अब अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है और AIMIM इलेक्शन लड़ चुकी है। हैदराबाद की ये पार्टी तेलंगाना से शुरू होकर आज महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और कई राज्यों में अपना चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन इसका क्या नतीजा रहा, इस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। अधिकतर राज्यों में असदुद्दीन ओवैसी को निराशा ही हाथ लगी है और इसमें कई बार उन्हें वोट कटवा के रूप में भी देखा गया। आइए राज्यवार जानते हैं कि इसमें कितनी हकीकत है। AIMIM विभिन्न राज्यों में चुनाव लड़ना। पहला, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गुजरात, दिल्ली, इन सभी राज्यों में AIMIM चुनाव लड़ चुकी है और कई अल्पसंख्यक बहुल सीटों पर उसने कैसा प्रदर्शन किया, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 2019 के झारखंड चुनाव के बारे में, जहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने चुनाव लड़ा था और यहां पे लगभग 14 सीटों पर ओवैसी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। ओवैसी ने खुद झारखंड में जाकर चुनाव प्रचार किया, कई लोग भी उन्हें सुनने के लिए आए। ओवैसी की AIMIM ने गढ़वा, विश्रामपुर, हजारीबाग, बरकट्टा, बोकारो, मधुपुर, डुमरी, धनवार, सारठ, जमशेदपुर पश्चिमी और राजमहल से अपने प्रत्याशी उतारे। लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो AIMIM को एक भी सीट हासिल नहीं हो पाई। ओवैसी की पार्टी को नोटा से भी कम वोट मिले। तो वहीं ओवैसी ने एक सीट पर विपक्षी उम्मीदवार को हरवा कर बीजेपी की जीत में मदद की। जी हाँ, झारखंड में ओवैसी की पार्टी ने विश्रामपुर सीट पर बीजेपी के चंद्रवंशनी को जीतने में मदद की। तो वहीं दूसरे नंबर पर रही बहुजन समाज पार्टी के राजेश मेहता इन चुनाव में हार गए, क्योंकि हार का मार्जिन केवल 8,000 वोट था, जबकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को 11,000 वोट मिले थे। इस तरह ओवैसी की पार्टी ने इस सीट पर, झारखंड में एक सीट पर बीजेपी की जीत में मदद की थी। अब बात कर लेते हैं 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की। इन चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने कई छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा। सीमांचल में ओवैसी ने खुद चुनाव प्रसार किया था। ओवैसी ने लगभग 20 सीटों पर बिहार में अपने उम्मीदवार उतारे थे। लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो AIMIM ने बिहार में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। ओवैसी ने सीमांचल की 5 सीटों पर जीत हासिल की, जिसमें अमोर से ओवैसी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान और बहादुरगंज से मोहम्मद अंजर नदीमी और 22 सीट से सैयद रुकनुद्दीन अहमद और जोकीहाट सीट से शहनवाज और कोचाधमन सीट से इशाक आसिफी ने चुनाव में जीत दर्ज की। ओवैसी की जीत को बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा था। हालांकि ओवैसी की पार्टी इन चुनाव में भी एक सीट पर बीजेपी नीति गठबंधन की मदद की। जी हाँ, बात करते हैं रानीगंज सीट की। 2020 के विधानसभा चुनाव में JDU ने जो रानीगंज की सीट जीती, इस पर JDU के
अचमित ऋषिदेव को 81,000 वोट मिले, जबकि आरजेडी के अविनाश मंगलम को 79,000 वोट मिले। वहीं एआईएमआईएम को इस सीट पर 2,500 वोट मिले। इस तरह यदि एआईएमआईएम के वोट आरजेडी को ट्रांसफ़र होते तो बीजेपी नेत गठबंधन जेडीयू इस सीट पर हार सकती थी। इस तरह बिहार में भी अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद ओवैसी की पार्टी ने यहाँ पर भी एक सीट पर जीत दर्ज करने में एनडीए की मदद की। वहीं 2 वर्ष बाद ओवैसी के 5 में से 4 विधायक ओवैसी की पार्टी का दामन छोड़कर तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी में शामिल हो गए। बात कर लेते हैं 2021 के वेस्ट बंगाल इलेक्शन के बारे में। 2021 के वेस्ट बंगाल इलेक्शन में बिहार की से मिली जीत से उत्साहित होकर ओवैसी ने यहाँ भी चुनाव लड़ा, लेकिन अंतिम समय पर ओवैसी ने केवल 7 सीटों पर पश्चिम बंगाल में अपने उम्मीदवार उतारे। लेकिन ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल के मुसलमानों के बीच में एक अच्छी पहचान है, जिसका ममता बनर्जी को पूरा फ़ायदा मिला और ओवैसी की पार्टी को यहाँ पर बहुत कम वोट मिले। ओवैसी की पार्टी ने यहाँ पर किसी भी सीट पर जीत हार का समीकरण नहीं बिगाड़ा और सभी मुस्लिम सीटों पर ममता बनर्जी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। बात कर लेते हैं 2021 में होने वाले तमिलनाडु इलेक्शन के बारे में। वैसे तो ओवैसी ये कहते हैं कि जहाँ पर मुस्लिम पार्टी है वो वहाँ पर जाके चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन तमिलनाडु में भी डीएमके गठबंधन के साथ केरला की मुस्लिम पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग चुनाव लड़ रही थी, लेकिन ओवैसी ने यहाँ पर भी उम्मीदवार उतार दिए। एक सीट पर तो ओवैसी ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के खिलाफ उम्मीदवार उतारा था। तमिलनाडु में ओवैसी ने 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, जिसमें बहुत ही कम वोट मिले, लेकिन एक सीट पर ओवैसी की पार्टी ने एनडीए की पार्टी को जीत में मदद की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कृष्णगिरी सीट पर, जहाँ पर एआईएडीएमके जो बीजेपी की सहयोगी थी के अशोक कुमार को 96,000 वोट मिले। वहीं डीएमके के सेंगुतुवान को 95,000 वोट मिले। वहीं एआईएमआईएम को मार्जिन से ज़्यादा वोट मिले थे। यदि देखा जाए कि एआईएमआईएम के वोट अगर डीएमके में ट्रांसफ़र होते तो ये सीट डीएमके जीत सकती थी और एनडीए गठबंधन की सीट घट सकती थी। इस तरह तमिलनाडु के अंदर भी ओवैसी की पार्टी ने एक सीट पर बीजेपी नीति गठबंधन की मदद की। बात कर लेते हैं सबसे अहम राज्य यूपी चुनाव 2022 के बारे में। यूपी में बीजेपी के योगी और समाजवादी पार्टी के अखिलेश, बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती, कांग्रेस से प्रियंका गांधी, आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर और ओवैसी ने अपनी एआईएमआईएम को मुकाबले में लाकर इस मुकाबले को गंभीर बना दिया था। ओवैसी ने यूपी में कई जगह जाकर चुनाव प्रचार किया और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। ओवैसी ने सबसे ज़्यादा नुकसान विपक्षी दलों को उत्तर प्रदेश में ही पहुंचाया। जी हाँ, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने कोई भी सीट पर जीत दर्ज नहीं की। ओवैसी की पार्टी को बहुत कम वोट मिले, लेकिन 6 सीटों पर एआईएमआईएम ने जीत में बीजेपी को मदद पहुंचाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिजनौर की सीट पर बीजेपी को जीत मिली। नकुर, कुर्सी, फिरोजाबाद, मुरादाबाद और जौनपुर ये ऐसी सीटें थी जिन पर बीजेपी ने जीत तो दर्ज की, लेकिन यदि एआईएमआईएम के वोट अगर विपक्षी गठबंधन को जाते तो बीजेपी इन 6 सीटों पर चुनाव हार सकती थी। इस तरह उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को एआईएमआईएम की मौजूदगी से फ़ायदा हुआ और बीजेपी ने 6 मुस्लिम बहुल सीटों पर जीत आसानी से दर्ज कर ली। इस तरह एआईएमआईएम ने यूपी में 6 सीटों पर बीजेपी को जीत में सहायता की। बात कर लेते हैं 2024 के महाराष्ट्र इलेक्शन के बारे में। महाराष्ट्र में 2 बड़े गठबंधन थे जिसमें 3 पार्टियां थीं। एनडीए में देवेंद्र फडणवीस बीजेपी से, शिवसेना से शिंदे और राकांपा से अजीत पवार। तो वहीं महागठबंधन या एमवीए महाविकास आघाड़ी में शिवसेना के उद्धव ठाकरे और एनसीपी से शरद पवार और कांग्रेस से अशोक चौहान चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन इन दोनों गठबंधनों में कई पार्टियां थीं, लेकिन ओवैसी की पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में चुनाव में लड़ रही थी। इन चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने
16 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। इन चुनाव में ओवैसी की पार्टी के चुनाव से पहले 2 विधायक थे, लेकिन जब परिणाम आए तो ओवैसी के केवल एक ही विधायक जीत दर्ज कर पाया। इन चुनाव में AIMIM का एक सीट कम तो हुई, साथ ही जो एक विधायक जीता वो मात्र 165 वोट के मार्जिन से चुनाव जीत पाया। तो वहीं 2 सीटों पर AIMIM ने NDA की जीत में मदद की। जी हाँ, महाराष्ट्र की कुर्ला सीट और नांदेड़ साउथ सीट पर AIMIM ने बीजेपी की जीत में मदद की। यदि महाराष्ट्र की 2 सीटों पर AIMIM के वोट विपक्षी दल को ट्रांसफ़र होते तो ये सीटें बीजेपी हार सकती थी। इस तरह महाराष्ट्र में ओवैसी की पार्टी ने 2 सीटों पर बीजेपी को मदद पहुंचाई। बात कर लेते हैं हाल ही में संपन्न होने वाले 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में। इन चुनाव में भी ओवैसी की पार्टी ने चुनाव लड़ा था और लगभग 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन झारखंड में झामुमो की आंधी में ओवैसी की पार्टी को बहुत कम वोट मिले और यहाँ पे वो किसी भी जीत हार के समीकरण को नहीं बिगाड़ पाए। अब बात कर लेते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के बारे में, जहाँ पर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन ओवैसी ने यहाँ पर भी अंतिम समय में अपने 2 उम्मीदवारों को उतार कर मुकाबला गंभीर बना दिया। जी हाँ, ओवैसी ने 2 मुस्लिम बहुल सीट, मुस्तफ़ाबाद सीट और ओखला की सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। ओवैसी ने मुस्तफ़ाबाद पर दिल्ली दंगों के आरोपों का सामना कर रहे ताहिर हुसैन को टिकट दिया, तो वहीं ओखला की सीट पर भी AIMIM ने शिफाउर रहमान को टिकट दिया था। लेकिन इन दोनों ही सीट पर ओवैसी ने कड़ी मेहनत की और खूब डोर टू डोर कैंपेन, चुनाव प्रसार किया। इन दोनों सीटों पर ओवैसी की पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी, लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो बीजेपी की सरकार तो बनी ही, साथ ही बीजेपी ने एक मुस्लिम बहुल सीट पर भी जीत दर्ज कर ली, जिसमें ओवैसी की पार्टी के वोटों का अहम योगदान रहा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुस्तफ़ाबाद सीट की, जहाँ पे बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट को 85,000 वोट हासिल हुए और आम आदमी पार्टी के आदिल अहमद खान को 67,000 वोट हासिल हुए। वहीं AIMIM के ताहिर हुसैन को 33,000 वोट हासिल हुए। यदि AIMIM के वोट आम आदमी पार्टी में जाते तो ये सीट बीजेपी हार सकती थी। वहीं ओखला की सीट को आम आदमी पार्टी ने जीता, यहाँ पर भी शिफाउर रहमान को 39,000 वोट मिले, लेकिन ये सीट बीजेपी नहीं जीत पाई। इस तरह दिल्ली की 2 सीटों में भी AIMIM ने एक सीट पर बीजेपी की जीत में मदद की। मुस्तफ़ाबाद विधानसभा की सीट पर बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट की जीत हुई। यदि AIMIM इस सीट पर नहीं होती तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी की इस सीट पर जीत होती और मोहन सिंह बिष्ट चुनाव हार चुके होते, जो आज दिल्ली विधानसभा में डिप्टी स्पीकर बन के बैठे हुए हैं। तो ओवैसी की पार्टी ने जिन राज्यों में चुनाव लड़ा, हमने आपको बताया कि उनका चुनाव प्रसार कैसा रहा, उनका परिणाम कैसा रहा। आप बताइए कि क्या ओवैसी वास्तव में बीजेपी को मदद पहुंचा रहे हैं या फिर अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं? क्योंकि ओवैसी पर बीजेपी की बी टीम होने का टैग लगाया जाता है, लेकिन हाल ही के उनकी पार्टी के प्रदर्शन को देखा जाए तो ओवैसी की पार्टी ने कई जगह विपक्षी दलों का खेल बिगाड़ा है। हालांकि ये तो नहीं कहा जा सकता कि ओवैसी की गैर मौजूदगी से बीजेपी हारती, लेकिन कई सीटों पर AIMIM ने विपक्षी दलों का खेल बिगाड़ा है। लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पर ओवैसी की मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की इतनी मजबूत छवि है कि वहां पर ओवैसी को बिल्कुल वोट हासिल नहीं हुए। वहीं बिहार में ओवैसी की पार्टी फिर से तैयारी कर रही है, जहां उसके 5 में से 4 विधायक RJD में शामिल हो चुके हैं। लेकिन क्या इस बार जनता ओवैसी पर विश्वास जताएगी? आप बताइए कमेंट में। बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, ओवैसी की पार्टी तैयारियां कर रही है। क्या ओवैसी की पार्टी को बिहार में इस बार सीटें मिलेंगी? कमेंट में आप बताइएगा। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल। इफ़ यू हैव एनी सजेशंस, फीडबैक, क्वेरीज, so please write in comment section. Thank you.